गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस का यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सेकेंड लेक्चर है। और ऑब्वियसली जो हम स्टडी कर रहे हैं हमारी कॉमर्स सीरीज में पेपर 2 कॉमर्स को स्टडी कर रहे हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। नेचर ऑफ पार्टनरशिप को स्टडी करने से पहले सब हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब भी दो या दो से ज्यादा पर्सन अपना साथ में आते हैं किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए, और आपस में ये डिसाइड करते हैं उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे हम किस रेशो में शेयर करेंगे या इक्वली शेयर करेंगे, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। सेक्शन 4 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 पार्टनरशिप को डिस्क्राइब करता है। ये क्या है? एक रिलेशनशिप होता है पर्सन्स के बीच में। वो रिलेशनशिप क्यों इस्टेब्लिश करा जाता है? बिजनेस को चलाने के लिए, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट्स आते हैं उसको कैसे शेयर करेंगे। वो बिजनेस सारे के सारे पार्टनर्स खुद भी चला सकते हैं या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर्स भी जो है वो बिजनेस को मैनेज कर सकता है। पर्सन जो है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, डीड में एंटर करते हैं उसे हम बोलते हैं पार्टनर्स। और जो कलेक्टिवली जो उस पार्टनरशिप फॉर्म का नेम रखा जाता है उसे हम बोलते हैं फर्म। कलेक्टिवली जो पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं उस बिजनेस को हम बोलते हैं फर्म। और ये पार्टनरशिप जस्ट लाइक कंपनी की तरह जो ये है ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ये जो है जितने भी पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म में वही सभी लाइबिलिटीज के लिए लाइबल होते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स हैं। 2 और मोर पर्संस, ऑब्वियसली पार्टनर दो या दो से ज्यादा पर्संस होने नेसेसरी है, तभी जाके वो पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद है एग्रीमेंट। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम इस बेसिस पे, एग्रीमेंट क्या होता है एक तरह का कि हम बिजनेस को रन करेंगे और जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आएंगे या कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइंग्स कितने कर सकते हैं, तो ये सभी जो है एग्रीमेंट्स एक तरह का डीड होती है, पार्टनरशिप डीड। जो ये एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एज सच पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ भी डिसाइड नहीं करा गया है, डिस्क्राइब नहीं करा गया है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न ही होगा। इसको ऑरल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। और ऑरल एग्रीमेंट में हमें बस टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिस्क्राइब करनी होती है पार्टनर्स को बिफोर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। उसके बाद बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस होगा तभी तो दोनों पार्टनर्स जो है आपस में आएंगे, ठीक है, काम करेंगे एक साथ, तो बिजनेस का होना भी जरूरी है। उसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी क्या है? पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एज वेल एज इन एजेंट भी होता है। उसे काम करना होता है अपने बिजनेस के लिए प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देखो, वैसे तो क्या होता है पार्टनरशिप में डीड होती है, पार्टनर जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है मेंशन करी होती है। ठीक है। अगर तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन करी हुई है कि अगर ए बी एंड सी जो है पार्टनर्स है मान लो, ठीक है, अगर वो 2:3:1 रेशो में शेयर करेंगे तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस उस बिजनेस से अराइज होंगे उसी रेशो में वो शेयर करेंगे। इन केस डीड में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है तो वो जो है इक्वल रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप वैसे तो क्या है फर्म्स के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है फर्स्टली उसी से ही लाइबिलिटी पे करी जाती है। अगर वो सफिशिएंट नहीं होते हैं तो पार्टनर्स को उनके जो पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो भी पे करने पड़ते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप जो है कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। दैट मीन्स फर्म एंड पार्टनर्स आर वन एंड सेम थिंग। फर्स्टली हमें जो है फर्म्स के लाइबिलिटीज फर्म के एसेट से ही पे करने पड़ते हैं। इफ द वो सफिशिएंट नहीं होते एसेट्स तो पार्टनर्स कैन कंट्रीब्यूट देयर एसेट्स पे द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप बिना किसी एग्रीमेंट के नहीं चल सकती। ठीक है। एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। यह पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं है कि एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में ही होना चाहिए। ठीक है। बट वट एवर इट इज इन राइटिंग एंड द डॉक्यूमेंट विच कंटेन द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है कि इसी से अकॉर्डिंगली ये पार्टनर्स जो हैं डिसीजंस लेंगे या ये अकॉर्डिंगली जो है प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करे जाएंगे, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब इस पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या क्या होता है? वो फर्म जो पार्टनर दोनों चला रहे हैं और उसका मेन बिजनेस क्या है, नेम एंड एड्रेसेस फॉर ऑल द पार्टनर्स। ठीक है। उसके बाद कितने कितने कैपिटल हर एक दोनों पार्टनर लेके आएंगे, कितने पीरियड के लिए वो फर्म रन करेगी, कब वो पार्टनरशिप जो है कमेंस करी जाएगी। ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, अगर प्रॉफिट होगा तो किस रेशो में बनेगा, अगर लॉस होगा तो किस रेशो में बनेगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स का क्या इंटरेस्ट होगा। वैसे तो एक प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन, अगर तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या ड्राइंग्स पे मिलेगा, तभी मिलेगा पार्टनर्स को। बट लोन का क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड में चाहे मेंशन है चाहे नहीं मेंशन है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर भी इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, दैट इज द 6%। मोड ऑफ ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, सैलरी कमीशन क्या दी जाएगी, राइट्स लाइबिलिटीज ड्यूटीज क्या है ईच पार्टनर की, अगर लॉस अराइज होता है तो वो कैसे होगा, कैसे पे करी जाएगी, अगर या एक या दो पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो वो कैसे ट्रीट करेंगे, सेटलमेंट of accounts on the dissolution of the firm, method of the settlement of disputes among partners, rules to be followed in case of admission, retirement, death of the partner। नॉर्मली पार्टनरशिप डीड में सारे मैटर्स जो है वो कवर होते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है किसी भी सर्टेन मैटर्स पे तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्रोविजंस हैं इन पार्टनरशिप एक्ट में 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली विच शैल बी अप्लाइड। अब वो प्रोविजंस क्या है, प्रोविजन रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। इन केस पार्टनरशिप डीड जो है एब्सेंट होती है तो इस केस में कौन कौन सी जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वैसे तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है कि किस रेशो में जो पार्टनर्स है बिजनेस से जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज अराइज होंगे किस रेशो में शेयर करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो कौन सी रेशो में शेयर करे जाएंगे, इक्वल रेशो में शेयर करे जाएंगे बिटवीन द पार्टनर, दैट इज 1:1:1। अगर 3 पार्टनर्स है तो 1:1:1, अगर 2 पार्टनर्स है दैट मीन्स 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना परसेंट मेंशन है उतने ही पे करे जाएंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है डीड में तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करा जाएगा। सिमिलर इज द केस फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है जो भी चार्ज नहीं करा जाएगा बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नो मेंशन इन द डीड। अगर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस है दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने अगर कोई भी लोन दिया हुआ है बिजनेस फर्म को, ठीक है, अपनी फर्म को लोन दिया गया है, चाहे वो डीड में मेंशन हो चाहे नहीं मेंशन हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट है, 6%। अगर डीड में मेंशन है तो जितना मेंशन है उतना ही पे करा जाएगा, अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी पे करा जाएगा, दैट इज 6%। रेम्युनरेशन फॉर फर्म्स वर्क, अगर फर्म के लिए कुछ भी पार्टनर जो है काम कर रहा है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर, तो इन दैट केस में उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी जब तक कि उसकी डीड में मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, जो कैपिटल अकाउंट्स होते हैं पार्टनर्स के उसको दो तरह से मेंटेन करा जाता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है इसमें ये होता है कि जो पार्टनर्स, इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर करे जाते हैं, एक होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उसमें सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने जो भी कैपिटल में एडिशंस करे हैं या पार्टनर ने कुछ विड्रॉ करा है वो ही ट्रीटमेंट करी जाती है। बाकी जो भी ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू P&L, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सारी ट्रीटमेंट पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रीट करी जाती है। लेट्स सी इन द एग्जांपल, जैसे कि ये फॉर्मेट दिया हुआ है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। एज यू नो कैपिटल इज obviously which is shown in the liability side, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय कैश और बैंक दैट मींस एडिशनल कैपिटल आई है। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो कैश टू कैपिटल। उसके बाद अगर कुछ विड्रॉ करा हुआ है तो टू बैंक। तो ये बस सिर्फ और कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ इतना ही ट्रीट करना है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बाकी जो भी ट्रीटमेंट्स होंगी वो किस अकाउंट में होंगी, करंट अकाउंट में होंगी। अब जैसे कि ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कई बार क्या होता है डेबिट बैलेंस भी हो सकता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस विच इज ऑन द अपोजिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे शो होगा, एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमारे पास आ गई सैलरी। अगर तो प्रॉफिट्स होते हैं तो वो कौन सी साइड पे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। अगर लॉसेस होते हैं तो वो कैपिटल करंट अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड देन हियर ड्राइंग्स, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपने ओपनिंग किस साइड है और क्लोजिंग किस साइड आएगा अकाउंट को क्लोज करते समय। उसके बाद हमारे पास है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं वेदर इट इज रिलेटेड टू द जितने भी अगर वैसे तो पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है फिर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो निकाल के आता है। उसके बाद है अगर कोई भी पार्टनर जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो इसी अकाउंट में करी जाती है एडजस्टमेंट, या कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल विड्रॉ करता है उसकी एडजस्टमेंट भी सेम ही अकाउंट में करी जाती है। जस्ट लाइक हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करा, उसमें दो अकाउंट प्रिपेयर करे जाते
जाते हैं, एक कैपिटल और दूसरा करंट। कैपिटल में सिर्फ एडजस्टमेंट्स होती हैं कि पार्टनर कितने पैसे लेके आए हैं और पार्टनर ने कितने पैसे विड्रॉ कर दिए हैं, बट इसमें सारी एडजस्टमेंट जो है वेदर इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, प्रॉफिट्स, लॉसेज, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सारी एडजस्टमेंट जो है एक ही कैपिटल अकाउंट में करी जाती है और इसमें एक ही अकाउंट प्रिपेयर करा जाता है, दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट तो आप सभी ने सुना होगा, ये उसकी एक्सटेंशन है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। ये अकाउंट हमें क्या बताता है कि कैसे जो प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं अमंग द पार्टनर्स। सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में करी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई पी एंड एल का कुछ बैलेंस जो है अगर तो गिवन है, ठीक है, जो भी पी एंड एल का बैलेंस है वो यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड करा जाता है। एंड उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये एक तरह का क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, ये एक्सपेंसेस की साइड होती है और ये इनकम की साइड होती है। हाँ, जो भी सैलरीज हैं, कमीशन है, डेबिट कर दिए, कुछ रिजर्व्स मेंटेन करे हैं वो। ठीक है, उसके बाद अगर पी एंड एल का नेट प्रॉफिट पी एंड एल में से अगर ऑब्वियसली डिपेंड करता है पी एंड एल का कैसा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगर हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं तो, अगर हम लॉसेस कर रहे हैं, इट विल टोटली डिपेंड वो कौन सा साइड पे आएगी, डेबिट या क्रेडिट साइड पे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो चार्ज करना है, देन जो प्रॉफिट्स बच जाएंगे वो पार्टनर अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करी जाएगी। हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टू सिचुएशंस है। सबसे पहले तो जब तो पार्टनर जो है वो अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और बट उसके जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है वो इक्वली है। अनदर सिचुएशन हमारे पास है जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन सभी पार्टनर का सेम है बट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अनइक्वल है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। उसके बाद है हमारे पास मंसूर एंड रेशमा जो कि पार्टनर्स है फर्म में, उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 2 लाख एंड 1 लाख 50 ऑन 1 अप्रैल 2015। उसके बाद मनीषा मंसूर जो है उसने इंट्रोड्यूस करी 1 लाख ऑन अगस्त 1। ठीक है, 1 अगस्त को उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। ऐसे ही रेशमा ने फिर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख 50, बट उसने कब करी है 1 अक्टूबर को। तो इंटरेस्ट चार्ज करना है हमने 6%। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मंसूर की कैपिटल कितनी थी, स्टार्टिंग में 2 लाख थी, उसके ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है 6%, बट वो पूरे साल के लिए थी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसलिए यहाँ पे कोई भी मंथ्स नहीं लगाए। बट जो ये उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख, ये उसने कब करी है 1 अगस्त को, इसलिए 1 लाख पे जो 6% इंटरेस्ट लगेगा वो अगस्त 31 मार्च तक लगेगा, दैट इज फॉर द 8 मंथ्स। जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करे इसका 12,000 आ गया और इसका 4,000 और टोटल हमारा हो गया 16,000। सिमिलर इज द केस फॉर द रेशमा। रेशमा ने सबसे पहले 1,50,000 इंट्रोड्यूस करी, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। उसके बाद उसने 1,50,000 जो है ये फर्दर इंट्रोड्यूस करी थी। अब फर्दर इंट्रोड्यूस उसने कब करी थी 1 अक्टूबर को। अब जो कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हमारा 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। एक आ गया 9,000, दूसरा आ गया 4,500 और टोटल इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल हमारा हो गया 13,500। जितने भी पीरियड के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उतने ही टाइम पीरियड का जो है इंटरेस्ट वो चार्ज करे जाएगा। जनरली जो पी एंड एल बनाया जाता है वो 1 ईयर के एंड में बनाया जाता है, इसलिए 1 ईयर में इन बिटवीन जब भी वो कैपिटल लेकर आते हैं तो उसके बेसिस पे जितने भी मंथ्स के लिए वो रेस्ट ऑफ द पीरियड रह जाते हैं उतने ही मंथ्स के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज करा जाता है। अगर वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ले आते हैं तो ऑब्वियसली पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करा जाता है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड केस। ठीक है, जब वो डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स जो है वो लेके आएंगे, कुछ विड्रॉ भी कर ली उन्होंने कैपिटल, तो इट विल डिपेंड अपॉन द केसेस। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद इन हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सलोनी एंड सृष्टि जो थे ये पार्टनर्स थे फर्म में और इनकी जो कैपिटल थी वो कितना बैलेंस शो कर रही थी 2 लाख एंड 3 लाख। ये कब थी रिस्पेक्टिवली, ऑब्वियसली 1 अप्रैल को ये कैपिटल्स थी। उसके बाद ऑन जुलाई 1, 2015 को सलोनी ने कितने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 50,000 और सृष्टि ने करी 60,000। जब 1 अक्टूबर आ गई तो सलोनी ने 30,000 विड्रॉ कर ली और जो सृष्टि है इसने विड्रॉ कर ली 15,000 अपने कैपिटल में से। 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो चार्ज करना है और हमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो कैलकुलेट करना है। लेट्स अंडरस्टैंड, जो सलोनी थी उसने सबसे पहले कितनी करी, ऑब्वियसली 2 लाख करी, 1 अप्रैल को करी तो फुल ईयर के लिए 8% हमने चार्ज कर दिया, हमारे पास आ गया 16,000। अब उसने फिर
कब करी थी इंट्रोड्यूस? जुलाई को करी थी उसने, जुलाई को दोबारा इंट्रोड्यूस करी थी। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी? 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी। अब जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स बन गए हमारे पास? जो मंथ्स आ गए वो 9/12, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया? 3000। अब जो उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली, जो विड्रॉ कर ली उसका इंटरेस्ट भी विड्रॉ हो जाएगा। तो उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा था? वो विड्रॉ कब करी थी? वो उसने जो विड्रॉ करी थी कैपिटल 1 अक्टूबर को करी थी। 1 अक्टूबर को करी थी, दैट मीन 6 मंथ्स हो गए, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो उसका जो इंटरेस्ट जो है वो हम माइनस कर देंगे, दैट मीन 16,000 प्लस 13,000 माइनस 1200, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 17,800। इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें 1 अप्रैल को उसने कितने इंट्रोड्यूस करी? 2 लाख, ठीक है। जो उसकी 2 लाख रही वो कब तक रही? 1 जुलाई से 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक उसकी जो कैपिटल रही वो हमारे पास रही 2 लाख। उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। वो कितने मंथ के लिए हुई? 3 मंथ्स के लिए हुई। हमारे पास उसकी जो कैपिटल है वो 2 लाख रही। उसके बाद 1 जुलाई को जब उसने और इंट्रोड्यूस कर दी, कितने इंट्रोड्यूस करी? 50,000, ठीक है। अब वो कैपिटल कौन कितने की होगी? 2,50,000। पर ये 2,50,000 कब तक रही? सिर्फ और सिर्फ जब तक उसने विड्रॉ ना करा, मतलब 1 अक्टूबर तक। तो वो कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स हो गए। अब जब उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया दोबारा से, या फिर उसकी कैपिटल कितना विड्रॉ करा? 30,000, तो उसकी कैपिटल कितनी बच गई? 2,20,000। अब ये जो है रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए उसकी जो कैपिटल है 2,20,000 रही। कब से कब तक? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, दैट इज फॉर द 6 मंथ्स। तो हमने जो ये है मंथ्स लगाकर उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करा। इन द सिमिलर वे हमारा फिर से जो इंटरेस्ट आया वो 17,800 आया। सेम आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, फर्स्ट वन भी और सेकंड वन भी, ठीक है। आई थिंक सेकंड वन इज मोर अप्रोप्रिएट, और सिमिलर इज द केस फॉर द सृष्टि के लिए भी आपने वैसे ही कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। श्योरली यू विल गेट द वन क्वेश्चन इन द एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक। एंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऑब्वियसली जो पार्टनर्स जो भी ड्राइंग्स करते हैं उनसे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करा जाता है, दैट इज द इनकम फॉर द फर्म, फर्म के लिए इनकम। अब जो भी पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्म उसके पैसे को यूज कर रहा है, फर्म हैव टू पे द सम ऑफ द इंटरेस्ट टू द पार्टनर, दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विच इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर द firm. That is why it is shown on the debit side of the P&L appropriation account. है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसमें मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स मेथड, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ। और सेकंड मेथड है जब अनइक्वल अमाउंट जो है विड्रॉ करी जाती है। जब तो फिक्स्ड अमाउंट जो है विड्रॉ करी जाती है हर एक मंथ में, तो क्या है एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वन इज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। एवरेज निकालनी है। एवरेज का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2। अब सबसे पहले अगर तो जो ड्राइंग है, अगर हम मंथली बेसिस की बात कर रहे हैं, इसके भी केसेस हैं। मंथली बेसिस में क्या है? अगर मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉल करी जा रही है, हमने ये फॉर्मूला चेक करना है। मंथ लेवल अगर फर्स्ट हमारा जो मंथ होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो 1 अप्रैल से अगर उसने ड्रॉइंग करी तो उसके बाद मंथ कितने बच गए? 12 के 12 मंथ बच गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मंथ्स। जब उसने लास्ट ड्रॉइंग करी, लास्ट ड्रॉइंग वो कब करेगा? वो करेगा 1 मार्च को। ऑब्वियसली लास्ट मंथ हमारा क्या है, तो अगर वो 1 मार्च को कर रहा है तभी हमारे पास कितना बच गया? एक मंथ बच गया, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास कितने मंथ्स आ गए? 6.5। सिमिलरली इज द केस फॉर द एट द एंड। अब देखो जब उसने पहली ड्राइंग करी वो कब करी? 31 अप्रैल को, सॉरी 31 नहीं 30 अप्रैल को करी जब उसने ड्राइंग, तो उसके पास कितने मंथ्स बच के? 11। जो उसने लास्ट ड्राइंग करी वो कब करी? 31 मार्च को, तो कोई मंथ नहीं बचा, दैट इज द 0 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास कितना आ गया? 5.5। अब सिमिलर इज द केस फॉर द दिस इन द मिडल की अगर बात करें, मिडल की बात करें वैसे भी 6 ही मंथ्स होते हैं। स्टिल आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट इट। तो कैसे करना है? जब उसने 15 अप्रैल को करी तो उसके पास कितने मंथ्स बच गए? 11.5। और लास्ट ड्राइंग उसने करी 15 मार्च को, तो उसके पास कितने मंथ बच गए? 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करा, कितना आ गया हमारे पास? 6 मंथ्स। अब हमने करनी है बात क्वार्टरली की। एज यू नो हमारे पास कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं, और एक क्वार्टर जो होता है वो कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। अब कैसे कैलकुलेट करना है? जो फर्स्ट क्वार्टर होगा हमारा वो कैसे होगा? अप्रैल, मई, जून, अप्रैल टू जून एक क्वार्टर हो गया। ऐसे ही हमने जो है 3-3 मंथ्स के क्वार्टर बना लेने हैं। जब हमने फर्स्ट ड्राइंग करी 1 अप्रैल को करी तो हमारे पास 12 मंथ्स बच गए। और जो लास्ट ड्राइंग करेंगे वो लास्ट क्वार्टर को करेंगे। लास्ट क्वार्टर कब होता है? जन टू मार्च। तो 1 जन को करी, उसके बाद हमारे पास कितने मंथ्स बच गए? 3 मंथ्स बच गए।
तो हमने देखना है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितने मंथ बने और लास्ट ड्राइंग विड्रॉ करने के बाद कितने मंथ बचे। फर्स्ट ड्राइंग जो होगी फर्स्ट क्वार्टर को होगी, लास्ट ड्राइंग जो होगी लास्ट क्वार्टर को होगी। लास्ट क्वार्टर को अगर फर्स्ट बिगिनिंग में हो रही है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, दैट मीन्स 1 जनवरी को हो रही है, तो हमारे पास कितने मंथ बचेंगे, जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स बचेंगे, तो कितना आ गया 7.5। अब सिमिलर इज द केस हियर, अगर वो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं, एट द एंड मतलब कि जब वो खत्म हो रहा है क्वार्टर, जब फर्स्ट क्वार्टर जो खत्म होता है अप्रैल टू जून, दैट इज 30 जून, तो उसके बाद कितने मंथ्स बचे 9। अगर वो एट द एंड लास्ट क्वार्टर होता है जन टू मार्च, तो मार्च को 31 मार्च को विड्रॉ करें तो कितने मंथ्स बचे, 0 डिवाइडेड बाई 2 करा तो हमारे पास आ गया 4.5। सिमिलर इज द केस हियर, अगर वो मिड ऑफ द क्वार्टर में जो है वो विड्रॉ कर रही है, मिड ऑफ द क्वार्टर दैट मीन्स 1.5 मंथ्स आफ्टर, ठीक है। फर्स्ट वाले में कितने मंथ्स बचे 10.5, और एंड में अगर मिड ऑफ द क्वार्टर करेंगे दैट मीन्स फेब के मिड में करेंगे 15 ऑफ द फेब, तो कितने मंथ्स बचे 1.5, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 6। सिमिलर इज द केस फॉर द हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या करना है, ऑब्वियसली पहले साल में फर्स्ट ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ दैट इज 1 अप्रैल को करा, ठीक है। अगर वो लास्ट 6 महीनों में करेंगे, पहले 6 महीने कब से बनते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, फिर दैट मीन्स 1 अक्टूबर को करी विड्रॉइंग, तो ऑब्वियसली उसके बाद कितने मंथ बचे 6 डिवाइडेड बाई 2 करा, हमारे पास आ गया 9। अगर एंड ऑफ द 6 मंथ्स करेंगे तो 6 और एंड में हमारे पास बचेगा 0 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आ गया 3। तो ये है ऐसे मंथ कैलकुलेट करने हैं। जब भी आपने यहाँ पे लेनी है वो लेनी है टोटल ड्राइंग्स लेनी है। टोटल ड्राइंग्स का मतलब है आपको पर मंथ के ड्राइंग्स दिए होंगे, उसको नंबर ऑफ, अगर वो क्वार्टर के साथ दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने। अगर वो पर मंथ के हिसाब से दिया गया हुआ है तो वो 12 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स लेनी है, एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट, जितना भी रेट दिया होगा वो ले लेना है, और एवरेज पीरियड जो भी आपका डिपेंड करता है कि वो बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर है, एंडिंग ऑफ द क्वार्टर है, बिगनिंग ऑफ मंथ है, एंडिंग ऑफ द मंथ है, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द केसेस, डिवाइडेड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 12, जितने भी मंथ्स आएंगे डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। एवरेज पीरियड का मतलब है जो भी कैलकुलेट करके पीरियड आएगा डिवाइडेड बाई 12। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी मंथ्स अवेलेबल नहीं है, ड्राइंग्स भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम यही अज्यूम करते हैं जो ड्राइंग्स हो रही है थ्रू आउट द ईयर हो रही है, तो उसके बेसिस पे हम जो है हम 6/12 का जो मंथली जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड केस, जब होती है अनइक्वल ड्राइंग्स। अनइक्वल ड्राइंग्स होगी मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डे पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जो है अलग अलग ड्राइंग्स निकाली गई हैं, सिमिलर अमाउंट नहीं निकाली गई, ठीक है। तो उसको हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड, सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो सिंपल मेथड में कैसे होता है, सपोज जो है 1 मार्च को विड्रॉ करा गया, ये इसकी जो एंडिंग ईयर है दैट इज द 31 दिसंबर है, ठीक है। ये 31 दिसंबर को है, इसका जो है ये क्लोजिंग हो रही है। 1 मार्च से 31 दिसंबर हमारी हमने ड्राइंग करी 3000 करी, ठीक है। उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट है। ये क्वेश्चन के अजम्पशन है क्योंकि हम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। अगर हम अब हमने कब से कब तक मार्च का करने हैं, मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक, कितने मंथ्स हो गए हमारे पास 10 मंथ्स हो गए। इंटरेस्ट कैलकुलेट करा तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया ₹300। अब जून से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए 7। दैट मीन्स यहाँ पे जब जब भी विड्रॉ करेगा उसका जो है इंटरेस्ट निकालना है, और एंड में जो है इंटरेस्ट का हमने कर देना है टोटल, और हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 660। अनदर मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। हमें बार बार जो ये ऐसे बाई 12 लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। इसमें क्या हमने डायरेक्ट इसको मंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो हमारा मंथ है दैट इज द 31 मार्च को जो है वो हमारी एंडिंग हो रही है, ठीक है। उस क्वेश्चन में जो एंडिंग हो रही थी वो हमारी दिसंबर को हो रही थी, और यहाँ पे जो एंडिंग हो रही है वो 31 मार्च को हो रही है। अब अप्रैल से 31 मार्च तक कितने बने पीरियड, 11 मंथ्स का पीरियड बना। जून 30 टू 31 मार्च तक कितने मंथ्स का पीरियड बना, 9 मंथ्स का पीरियड बना। अब जो है आपने क्या करना है, अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। 6000 इंटू 11 66,000, 4000 इंटू 9 36,000, फिर हमने 8000 को 6 से करा 48,000, फिर उसके बाद हमने इसको 3000 को 3 से करा तो 9000, 5000 को 2 से करा 10,000, टोटल इतना आ गया टोटल अमाउंट। देन हमारे पास जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होगा, और 1/12 क्योंकि मंथ्स हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं डिवाइडेड बाय 12, वो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया 845। विच एवर इज दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर यू दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम दिस टॉपिक as well as from this method। उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। जब भी कोई लोन जो है पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है, दैट डजंट मीन पार्टनर तो है फर्म का पार्ट है, नो मैटर व्हाट, बट जो भी लोन फर्म को दिया गया है बाय द पार्टनर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर जो तो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन है वही इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर नहीं भी मेंशन तो भी
6% जो है इंटरेस्ट वो चार्ज होगा लोन के ऊपर। नेचर ऑफ इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर, जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म जो है प्रॉफिट अर्न करे, चाहे फर्म जो है लॉसेस अर्न करे। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर। ये जो इंटरेस्ट है सीधा पार्टनर के लोन अकाउंट में जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना विच इज वेरी नेसेसरी, और अगर हम क्लोजिंग करनी है तो ये P&L में अकाउंट में भी चार्ज होता है। ध्यान रहे जो ये इंटरेस्ट है ये P&L अकाउंट में ही चार्ज होता है, नॉट ऑन द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट। P&L अकाउंट में जो भी चार्ज मतलब जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वही चार्ज होते हैं एक्सपेंसेस। दैट मीन्स कि चाहे लॉसेज हो चाहे प्रॉफिट हो ये तो डेफिनेटली चार्ज होगा ही होगा। और जो अल्टीमेटली लॉस में अगर हम इंटरेस्ट भी चार्ज करें, जो अल्टीमेटली लॉस आएगा वो सारा का सारा जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो लॉस आए चाहे वो प्रॉफिट आए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। कई बार क्या होता है जो भी पार्टनर एडमिट करा जाता है तो इनटू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसको कुछ अमाउंट की गारंटी दी जाती है, या तो बाकी के दो पार्टनर्स जो भी होते हैं डीड में वो उसको देते हैं कि हम आपको ये सर्टेन अमाउंट पे करेंगे इतने। ठीक है, या वो डिसाइड कर देते हैं कि आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं सर्टेन रेशो में। ठीक है, या कोई भी एक ओल्ड पार्टनर है वो पे कर सकता है इंडिविजुअल टू द न्यू पार्टनर। एग्जाम्पल क्या है, मधुलिका एंड रक्षिता जो थी पार्टनरशिप फर्म में, उसने कनिष्का को ऐड करा पार्टनर में और गारंटी करा हम आपको 25,000 जो है प्रॉफिट शेयर देंगे। एंड में बाद में जो है फर्म ने प्रॉफिट अर्न करे 1,20,000। तो उनमें जो रेशो थी 2:3:1 में थी। मधुलिका के पास कितना शेयर आ गया 40,000, जो कि है 2/6 ऑफ द 1,20,000। उसके बाद अगर हम रक्षिता की बात करें उसके बाद 60,000 शेयर आया, दैट इज द 3/6। और जो कनिष्का है उसके बाद आया 1/6 दैट इज 20,000। बट एज यू नो उसको गारंटी दी गई थी कि हम आपको कितना पे करेंगे, हम आपको 25,000 पे करेंगे। अब उसकी 5,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, जो ये 5,000 की डेफिशिएंसी है ये कौन बियर करेंगे, ये दोनों पार्टनर्स मधुलिका एंड रक्षिता पे करेंगे। किस रेशो में? 2:3, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो वो कितनी है, दैट मीन्स 2,000 जो है वो मधुलिका पे करेगी और 3,000 जो है ये रक्षिता पे करेगी। पहले जो अमाउंट पे करी जा रही थी टू द मधुलिका वो कितनी थी 40,000। अब उसमें से जो उसने 2,000 की डेफिशिएंसी बियर करी है अब उसको पे करा जाएगा 38,000। ठीक है, उसके बाद सिमिलर इज द केस फॉर द रक्षिता। पहले उसको 60,000 पे करा जाना था, अब उसमें से 3,000 की डेफिशिएंसी उसने बियर करनी है। ठीक है, तो अब उसको पे करा जाएगा 57,000। अब कनिष्का को कितना मिलेगा, कनिष्का को मिलेगा 20,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000। ठीक है, जो 5,000 को उसकी गारंटेड अमाउंट थी वो पे करी है मधुलिका एंड रक्षिता ने। ठीक है, इसे ही बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। That is your last topic of the partnership accounts, which is very very important, which can come in the UGC NET exam, and we will definitely cover the MCQs in the coming videos. Firstly we will complete all the syllabus related to this unit, then afterwards we will discuss about some of the MCQs and we will definitely do it. And till now इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी, जो यूनिट 1 में वीडियो थी, यूनिट 1 की नहीं, आई थिंक यूनिट 1 की भी जो वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जो यूनिट 2 की वीडियो भी है उसका फर्स्ट लेक्चर जो है उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप सभी लोग पहले वो वीडियोस के भी गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, टिल देन thank you from my side. Keep watching, keep learning and subscribe my YouTube channel.